लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती बनती है उसकी दुश्मन। उसकी खूबसूरती की वजह से उस लड़की में इतना घमंड होता है कि उसी घमंड के चलते वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, कैसे एक लड़की ने अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद किया। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हिमाचल के कुल्लू की सच्ची कहानी मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक संजना नाम की लड़की रहा करती है, जो 12वीं पास कर चुकी है और आगे पढ़ाई नहीं कर रही है। दिखने में इतनी सुंदर है कि जो भी कोई उसको देखता है वही उसका दीवाना हो जाता है। लड़की पहाड़ों में रहती है तो बहुत ही सुंदर है। देखा गया है कि वहाँ की लड़कियाँ दिखने में बहुत सुंदर होती हैं और सुंदरता के साथ उनमें एटीट्यूड भी होता है। उनमें से ही एक लड़की होती है संजना, जो कि इतनी मगरूर होती है, इतनी घमंड में चूर होती है कि जब उसके माता-पिता उसकी शादी करते हैं, शादी करने के लिए लड़का बुलाते हैं देखने के लिए, तो वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती है। किसी लड़के में कोई कमी निकालती है, किसी में कोई कमी निकालती है, किसी को कहती है ये मोटा ज़्यादा है, किसी को कहती है ये पतला ज़्यादा है और किसी को कहती है इसका रंग सांवला है और किसी को कहती है इसमें बोलने का तरीका नहीं है। यानी जितने भी रिश्ते उसके माता-पिता ने दिखाए, हर रिश्ते में उसने कोई ना कोई तर्क दिया। अब उसके माता-पिता परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, हम तो परेशान हो चुके हैं, अब जो लड़का तुम्हें समझ आए वो बता देना और उसी से हम तुम्हारी खुशी-खुशी शादी कर देंगे। क्योंकि हद तब हो जाती है जब एक लड़का जो कि सरकारी टीचर होता है और सरकारी टीचर होने के बाद वो लड़की को देखते ही पसंद कर लेता है। माता-पिता भी बहुत खुश होते हैं कि इसको तो वो पसंद ही कर लेगी, लेकिन उसे भी वो नकार देती है, उसे भी वो मना कर देती है। कहती है इसका पेट ज़्यादा निकला हुआ है। हालाँकि वो लड़का कह कहने करने के लिए तैयार था। वो कहता है कि मैं जिम जॉइन कर लूँगा और मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाऊँगा जैसा तुम्हें चाहिए हो। मैं बहुत पसंद करता हूँ तुमको, मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो लड़की उसे भी मना कर देती है। अब माता-पिता के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो गुस्से में कह देते हैं, जिससे तुम चाहो उसी से हम तुम्हारी शादी कर देंगे और अब हमारे बस का नहीं है। अब वो लड़की खुश हो जाती है और सोचती है कि मेरे तो अब मज़े आ गए, मैं तो अब लव मैरिज करूँगी। उसकी जो साथ की लड़कियाँ थी उन सभी को यही बात बोलती रहती थी कि मैं तो लव मैरिज करूँगी, मेरे तो मज़े हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन उसके बुआ के यहाँ पर शादी होती है और जब वहाँ पर शादी होती है तो वो भी जाती है। कुछ लड़के रिश्तेदार भी आते हैं इधर-उधर से। तो वहाँ पर प्रिंस राज नाम का एक लड़का होता है, जो बड़े ही स्टाइल में होता है, क्योंकि वो रहने वाला मुंबई का था और सभी को बड़ी-बड़ी डींगे हाँक रहा था। कहता था कि जो फ़िल्म स्टार हैं, इन सब से मेरी अच्छी बैठक है, अच्छी बोलचाल है, इन सभी से मेरा मिलना-जुलना होता है। किसी को अगर हीरो-हीरोइन बनना है, तो मैं चुटकियों में बना सकता हूँ। लड़के की गर्दन पर भी टैटू बना हुआ था, हाथ पर भी टैटू बना हुआ था और बड़ी-सी घड़ी और एक सोने की चेन जो कि नकली थी, वो गले में डाले हुए और हाथों में अंगूठियाँ और स्टाइल में बाल उसके। यानी आप कह सकते हो एक छपरी टाइप का लड़का था, जो कि लड़की को पसंद आ गया था। ज़्यादातर जितनी भी लड़कियाँ थी, उन सभी को वो लड़का पसंद था। अब जो वो लड़की है संजना, उसकी नज़र भी उस पर पड़ती है और वो भी उसे एक लुक में ही पसंद कर लेती है। लेकिन वो लड़का भी बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो भी बार-बार उस लड़की की तरफ हाथ किया करता था और कैमरे का एंगल बताया करता था, कहता था कि तुम एक बार अगर मुंबई चल देती हो, तो तुम्हें हीरोइन बनने में बहुत कम समय लगेगा, सब हीरोइन तुम्हारे आगे फेल हो जाएँगी। जैसे ही ये बात वो सुनती है, अब उसे और भी गुरूर होने लगता है और वो अपने माता-पिता से कहती है कि ये प्रेमराज नाम का लड़का मुझे बहुत पसंद है, आप मेरी इससे शादी करवा दो और मैं मुंबई जाकर अब हीरोइन बनने वाली हूँ। मेरे पास बहुत पैसा होने वाला है, कई-कई गाड़ियाँ मेरे पास होंगी और बहुत अच्छे से मैं ज़िंदगी जी पाऊँगी। माता-पिता अब लड़के की खोजबीन करते हैं, तो जैसे ही उस बुआ से पूछा जाता है, तो वो बुआ बताती है कि ये लड़का तो बहुत आवारा किस्म का है, इसके माता-पिता भी आज तक इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब कुछ करेगा। लेकिन आज तक इसने कुछ भी नहीं किया है। इस बात को सुनकर लड़की के माता-पिता लड़की को समझाते हैं
लेकिन लड़की एक भी बात नहीं सुनती है और अब उस लड़की की शादी उसके माता-पिता उस प्रिंस नाम के लड़के से कर देते हैं। शादी होने के बाद कुछ दिन तो वो मुंबई में घूमती है, फिरती है, बाहर की चीज़ें खाती है तो उसे मज़ा आता है, उसे ऐसा लगता है मानो उसके सपने पूरे हो गए हों। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस लड़के की असलियत उसके सामने आने लगती है। वो लड़का शराब पीकर घर आने लगता है और घर आने के बाद जब वो लड़की उससे पूछती है कि कब मेरी आप ऑडिशन कराओगे, कब मुझे हीरोइन बनाओगे? तो इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता है। जब लड़की जिद करती है तो लड़की की पिटाई भी कर देता है। अब लगातार ये सिलसिला चलता है तो लड़की के जो लड़के के माता-पिता हैं, वो कहते हैं कि बेटा, हमने तो तुझे पहले ही बताया था कि ऐसा तुमने इस लड़के में क्या देख लिया है, जो तुम इससे शादी करना चाहती हो। आज तक इन्होंने मुझे कुछ भी कमा कर नहीं दिया है, तो ये तुम्हारी पूर्ति कैसे करेगा? मुझे समझ में नहीं आता। अब लड़की के पास कुछ भी नहीं था, ना तो सास-ससुर का सपोर्ट था, ना ही माता-पिता का सपोर्ट था। वो बहुत ही परेशान रहने लगती है। लेकिन एक दिन जब उनके घर कर्जदार आते हैं और उसकी पत्नी को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक प्लान सूझता है और घर से बाहर उससे जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि यार, या तो हमारे पैसे दे दे, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जेल की सलाखों में रखवा देंगे। इस बात पर जैसे ही वो लड़का सुनता है, प्रिंस नाम का जो लड़का है तो वो चुप्पी साधता है। तभी सामने वाले कहते हैं जिनका कर्जा लिया था कि एक रास्ता तुम्हारे पास है, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और वैसे भी वो पहाड़न है, तुम चाहो तो उसे एक रात के लिए हमारे पास भेज दो और तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। इस बात पर अब प्रिंस सोचने लगता है कि ये सही कह रहे हैं, मैं तो कब तक कमा लूं तब तक पैसा नहीं उतरेगा और मेरी पत्नी की तो एक रात में ही इसका पैसा उतर जाएगा। अब वो भी तैयार हो जाता है और वो जो पैसे मांगने आए थे और उसका पति तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक जगह ढूंढते हैं, एक सुनसान रूम ढूंढते हैं, एक कमरा, और वहां पर वो अपनी पत्नी को लेकर जाता है। उससे कहता है कि आज वो वक्त आ गया है, मैं तुम्हारा ऑडिशन कराने वाला हूँ, अच्छे से तैयार हो जाओ। वो लड़की अच्छे से तैयार होती है। सास ससुर कहते हैं कि तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मेरा पति है, मुझे ऑडिशन दिलवाने जा रहा है। इस बात पर सास ससुर कहते हैं कि आज तक इन्होंने मेरे लिए इसने कोई भी काम नहीं किया है, तुम्हें कहीं गलत जगह पर ना ले जाए, ये तुम्हें कहीं बेच कर ना आ जाए, मुझे इस चीज की चिंता है, तुम इसके साथ मत जाओ। लेकिन वो अपनी सास की बात भी नहीं सुनती है और अपने पति के साथ अब चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक बड़ा सा कमरा है, आगे गार्डन भी था। वहां पर उसका पति बैठ जाता है और कहता है अपनी घड़ी, अपना फोन और अपना पर्स मुझे दे दो और तुम अंदर जाकर ऑडिशन दो और जो भी हो मुझे बताना। उसके बाद अब वो अंदर तो चली जाती है, वो देखते हैं 2 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और अब वो 2 लोग उससे सवाल-जवाब करने लगते हैं। और जब वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो वो बताती है मैं पहाड़ों की रहने वाली हूँ और वो उससे उसकी सुंदरता का राज पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम लंबे समय तक काम हमारे साथ कर पाओगी? तो वो बड़ी खुशी-खुशी सब चीज़ों के जवाब देती है। तभी उनमें से एक लड़का उठता है और कमरे में 4-5 लाइटें जोड़ देता है और कमरे में ही एक बेड पड़ा हुआ था। कहता है कि ये हीरो है और तुम हीरोइन हो। कुछ ऐसे सीन हैं जो तुम्हें अभी हमें कर दिखाने होंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि जब तुम हीरोइन बनोगी, तो तुम्हें कोई झिझक या हेजिटेशन नहीं होगी। लड़की तैयार होती है, लड़का उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करने लगता है कि लड़की समझ जाती है कि ये एक्टिंग नहीं है। इस बात पर लड़की विरोध करती है, तो वो कहते हैं कि ये तुम्हें करना होगा तभी तुम एक सफल हीरोइन बन सकती हो। इस बात पर लड़की कहती है कि मेरे पति प्रिंस को बुला दो, मुझे ऐसी एक्टिंग नहीं करनी है। अब वो समझ जाते हैं कि ये सारा खेल समझ चुकी है। अब वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वो पहाड़ी थी, उसमें स्टेमिना बहुत था। ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे लड़कर भिड़कर वहाँ से वो निकल आती है और जैसे ही उस बिल्डिंग से निकलती है, तो तुरंत एक ऑटो पकड़ती है और उसमें बैठकर अपने घर आ जाती है। रास्ते में
वो ऑटो वाला पूछता है कि मैडम क्या हुआ? तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। उसकी आँखों में आँसू होते हैं और वो चुपचाप ऑटो में बैठी थी। जैसे ही उसका घर आता है तो वो पैसे के लिए कहता है ऑटो वाला, तो वो कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऑटो वाला भी मान जाता है और वो अपने काम पर चला जाता है और वो अपने घर जाती है और ये सारी बात अपने सास-ससुर को बताती है। सास-ससुर सारी बात सुनते हैं और जैसे ही उसका पति शराब पीकर घर आता है, तो वो कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? तभी वो कहता है अपने माता-पिता से कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसका करैक्टर खराब है, ये जो मेरे दोस्त ऑडिशन ले रहे थे, उन्हीं से कहने लगी कि तुम मुझसे प्यार करो और मेरे साथ रहो, मुझे अपना पति पसंद नहीं है। इस बात पर श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद संजना और गुस्सा आने के बाद बहुत बुरी तरीके से अपने पति को लात घूँसों से वो मारती है और पीटती है और उसके बाद उसके सास-ससुर कहते हैं कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब वो लड़की तीसरे-चौथे दिन उस ऑटो वाले को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझे स्टेशन छोड़ दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो, तो मुझे दिलवा सकते हो, तो मैं तुम्हारे पैसे भी चुका दूँगी। इस बात पर ऑटो वाला कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, कहीं बैठते हैं और एक होटल पर बैठकर वो चाय पीते हैं और चाय पीते-पीते दोनों बातें करते हैं। तभी वो बातों ही बातों में अपने सारे हालात ऑटो वाले प्रेम को बताती है। उसका नाम प्रेम होता है जो कि सारा दिन ऑटो चलाया करता है और जो भी पैसा बचता है उससे अपना घर चलाता है। वो अकेला ही था और अब वो उसकी प्रॉब्लम समझता है और उसे एक हॉस्पिटल में 12वीं तक पढ़ी हुई थी, हॉस्पिटल में लगवा देता है। वहीं से उसकी कुछ कमाई होने लगती है और कमाई के बाद अब तक तो वो अपने उसी घर में रह रही थी। वहाँ पर उसका पति उसे रोज़ ज़बरदस्ती किया करता, कहा करता कि तुम मेरे पैसे 1 दिन में चुका सकती हो, मेरी आफ़त छूट जाएगी, मेरी जान जाने को है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और जैसे ही उसके पास पैसे होते हैं, तो ऑटो वाला प्रेम उसे एक कमरा दिलवाता है और वहाँ पर अब वो रहकर अपना गुज़ारा करती है और अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से करती है। पति को तलाक देने का उसने फैसला ले लिया था। सास-ससुर भी यही चाहते थे क्योंकि वो अपने बेटे से ही परेशान थे और बहू को भी लाकर उसने उनके पास ही रख दिया था। अब वो अपने पति से तलाक लेती है और उस ऑटो वाले से धीरे-धीरे जब बात बढ़ती है, तो प्यार करने लगती है और प्यार ही प्यार में अब दोनों शादी कर दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं और बहुत ही खुशी-खुशी उनका परिवार है। अब वो अपने सास-ससुर को कहती है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ पास कभी भी नहीं आ सकती और अपने माता-पिता को कॉल करती है और उनके पास जाती है। फिर वो अपनी जगह जो गाँव था, वहाँ पर जाती है, घूम कर आती है। माता-पिता सारी कंडीशन सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा, जो हमने तुमसे पहले कहा था अगर तुम उस चीज़ को मान जाती तो आज तुम बड़े मज़े में रहती, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। चलो, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार तुमने अपने जीवन को अब सँवार ही लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम खुशी-खुशी अपने परिवार में रहो। ये थी कहानी संजना की जिसको अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था और उसकी सुंदरता की वजह से ही उसका जीवन तबाह और बर्बाद हो गया। वो तो भगवान की कुछ बात समझो या फिर उसकी किस्मत समझो, जो वो बच जाती है, नहीं तो उस समय उसका कुछ भी हो सकता था। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।